सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा सा 9th क्लास का फटाफट बेसिक बता दे तुम लोगों को, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए सभी को, कुछ छूटा हुआ ना रहे। तो बेसिकली 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या सिस्टम पढ़ते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब सीनियर क्लास में जाओगे तो और भी सिस्टम्स पढ़ोगे बेसिकली, जहां पे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स भी होता है। बट ये हम लोग 11th क्लास में करेंगे, तो ये अभी नहीं करना है। अभी हम लोग को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम करना है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज व्हाट you have already studied in class 9th. I'll just reiterate those things once again. So कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहा जाता है कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है, राइट। जो वर्टिकल लाइन है उसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, राइट। कोई भी पॉइंट है अगर इस प्लेन में, अच्छा इसमें 4 क्वाड्रेंट्स हो जाते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। Right, so these are the 4 quadrants. So any point which lies on this plane, xy plane, will have 2 coordinates. So the distance between the x axis and this point, perpendicular distance जो होता है, ये क्या हो जाता है, y coordinate है। और जो distance between y axis and this point perpendicular, इसको हम लोग x coordinate कहते हैं, राइट। अब ये जो पॉइंट P है इसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, x, y से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम किसी भी पॉइंट को x, y से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो हमारा x कोऑर्डिनेट है इसका दूसरा नाम क्या होता है, एब्सिसा, राइट। सो द अदर नेम फॉर x कोऑर्डिनेट इज एब्सिसा, एंड ये जो y है दिस इज y कोऑर्डिनेट, and the other name for this is ordinate, राइट। तो हमारा एब्सिसा हो गया और ऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है तो इसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, ये हो जाता है 0, y। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट x, 0, इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। क्लियर है, ये सारी चीजें सबको याद है? यस सर। यस सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरा x और y दोनों पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ x एंड y आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ आर नेगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव। क्लियर है ये पूरा? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये तो हम लोगों ने 9th में पढ़ा था। अब हम लोग आगे इसके करेंगे।
सबसे पहला डिस्टेंस फॉर्मूला, सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और एक पॉइंट दूसरा पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, अगर इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है PQ इज इक्वल टू रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट 2, 3 है और दूसरा पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट 4, 2 है, ठीक है, अब हमें डिस्टेंस निकालना है PQ, तो PQ इज इक्वल टू रूट अंडर x1 माइनस x2 मतलब 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, x1 2 है और x2 4 है, y1 3 है प्लस ऑफ 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 माइनस 4 क्या होता है, माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 1 का होल स्क्वायर, so this is equal to 4 plus 1 का स्क्वायर रूट which is equal to root 5, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे PQ is equal to root 5 हो जाएगा। Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें यूनिट कैसे होगा फिर? यूनिट बस रूट 5 यूनिट्स लिख दोगे बस, ठीक है, मीटर सेंटीमीटर में नहीं आएगा, दैट इज जस्ट अ यूनिट। लिख लिया सबने, फॉर्मूला और एग्जांपल दोनों लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Before doing example, what will I do? That I'll write down all the applications which are being, done using these distance formulas. So सारे applications जहाँ पे हम लोग use करेंगे ना distance formula को, वो सारे applications एक बार मैं समझा देता हूँ और उसके बाद फिर मैं questions कराऊंगा, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला और क्यों अप्लाई कर रहे हैं। तो प्लीज इन सबको अपने कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा जिससे कि आपको रिवीजन के समय दिक्कत नहीं हो और आपको सब चीज समझ में आता रहे कि हम लोगों ने क्या बात करी, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। सो एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, सो कहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करते हैं ये अब हम लोग देखेंगे। पहला डिस्टेंस फॉर्मूला को हम यूज करते हैं कोलिनियरिटी प्रूव करने के लिए। Prove the collinearity of points. कोलिनियरिटी का मतलब किसको किसको पता है? कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। बहुत बढ़िया। So all those points which lie on the same line are known as collinear points, right? तो अगर हमें प्रूव करना है कि A, B और C कोलिनियर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? So if A, B and C are collinear, right?
this implies AB plus BC is equal to AC. Sum of AB plus BC has to be equal to AC. तो तुमको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, ए बी और सी का कोऑर्डिनेट दे रखा होगा, तुम डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी निकाल लोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से बीसी निकाल लोगे और डिस्टेंस फॉर्मूला से एसी भी निकाल लोगे. अगर सम ऑफ टू ए बी प्लस बीसी एसी के बराबर है, मान लो तुम्हें ये नहीं पता है कि बी बीच में लाई कर रहा है, तुमको कुछ भी दे रखा है, ए बी सी तीन कोऑर्डिनेट दे रखा है, तुम ए बी बीसी और एसी निकाल लोगे. अगर सम ऑफ टू इज इक्वल टू द थर्ड वन, देन यू से कि ये these three points are collinear. Is it clear? It may be कि AB plus AC BC दे दे या BC plus AC AB के बराबर आ जाए, तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है. तो तुम तीनों डिस्टेंस निकालोगे, उसमें देखोगे कि कौन से दो डिस्टेंस को ऐड करके तीसरे के बराबर आ रहा है. अगर दो किसी भी दो को ऐड करके तीसरे के बराबर आ जा रहा है, मतलब A, B और C कोलिनियर पॉइंट्स. क्लियर है ये पॉइंट? Yes, sir. ग्रेट. लिख लो सब लोग ये पहला वाला एप्लीकेशन, तो दूसरा एप्लीकेशन समझाएं. सबने लिख लिया पहला? Yes, sir. Yes, sir. गुड. Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद हम लोग क्या प्रूव करते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल. ये प्रूव करने आएगा कि भाई आपको एक ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट दिया हुआ होगा, ठीक है. अगर आपको कुछ इस तरह से ए बी और सी ट्रायंगल गिवन है, इनका कोऑर्डिनेट्स दे रखा है, मान लो इसका कोऑर्डिनेट कुछ हम अभी लिख रहे हैं x1, y1, इसको लिख रहे हैं x2, y2, ठीक है. और तीसरा पॉइंट लिख रहे हैं x3, y3. यहाँ नंबर्स होंगे, 2, 3 होगा, 3, 4 होगा, 4, 5 होगा, कुछ भी हो सकता है. तो अगर ये कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, तो अब इससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं क्या ट्रायंगल है. तो सबसे पहला, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो तीनों साइड इक्वल होगा. सो इसमें अगर आपको प्रूव करने आए कि प्रूव दैट इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो आप कैसे प्रूव करोगे, ए बी निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, बीसी निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से और एसी निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से. तीनों अगर इक्वल आ गया, हम ए बी निकाल सकते हैं डिस्टेंस से, डिस्टेंस ही तो निकालते हैं दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला में. तो अगर हम यहाँ ए बी निकालते हैं और ये ए बी हमारा अगर बीसी के बराबर और एसी के बराबर आ जाता है, तीनों साइड इक्वल आ जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल. क्लियर है? और यही अगर दो साइड्स इक्वल होगा, इफ टू साइड्स आर इक्वल, तब वो क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो इसी में लेफ्ट साइड वाले को हम मिटा रहे हैं. इसी में इफ टू साइड्स आर इक्वल, सेकेंड पॉइंट, आपने तीनों साइड का डिस्टेंस निकाल लिया है. बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी बी सी और ए सी तीनों निकाल लिया यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. सो इफ एनी टू साइड्स आर इक्वल, then it is an isosceles triangle. Clear? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद if none of the sides are equal, तो उस केस में that becomes scalene triangle. And fourth point, if sum of the squares of two sides
sum of the squares of two sides is equal to the square of the third side So if sum of the squares of two sides is equal to the square of the third side, then it is a right angle triangle. पाइथागोरस थ्योरम हो गया ना, ठीक है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर हो गया, तो वो क्या बना देता है, राइट एंगल ट्राइंगल बना देता है, ठीक है। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ एनी टू साइड्स। कोई जरूरी नहीं है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ही हो सकता है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर भी हो जाए, डिपेंड करता है कि कौन राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा राइट एंगल है। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यहां हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो राइट एंगल है ये ए बी और सी, ऐसा एज्यूम कर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now third application is to find out the type of quadrilateral which 4 points make. डिस्टेंस फॉर्मूला से हम ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सा क्वाड्रिलैटरल बन रहा है। So third application is to find out the types of quadrilateral. So types of quadrilaterals. So अब देखो, सबसे पहले जो सबसे बेसिक वाला क्वाड्रिलैटरल है, पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो लेंथ से ही तो हम निकालते हैं ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो फर्स्ट इज पैरेललोग्राम, तो इसका कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो बेसिकली हम लोगों के पास ये एक पैरेललोग्राम हो गया, ए बी सी और डी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल का मतलब ए बी सी डी के बराबर हो गया और ए डी बी सी के बराबर हो गया। सो ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड AD is equal to BC। ये जो लेंथ है ये कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते हैं, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। इन सभी के क्वेश्चंस को करेंगे तब आपको और क्लैरिटी आएगी। पहले थ्योरी समझ लीजिए कि कैसे हम लोग प्रूव करें। सेकेंड इज, अब देखो ऑपोजिट साइड किस पे और इक्वल होता है, रेक्टेंगल में भी ऑपोजिट साइड इक्वल होता है ना। तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा पैरेललोग्राम है और कौन सा रेक्टेंगल है, डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर हमें पता करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से पता करने के लिए हमें ये है कि यहाँ पे डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, तो रेक्टेंगल में डायगोनल्स का लेंथ भी इक्वल होता है।
तो अगर ये ABCD एक रेक्टेंगल है तो इसमें AC जो है BD के बराबर भी होगा, राइट? सो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे रेक्टेंगल में, सो पहले चेक करेंगे कि ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल है, सो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल पहला। तो अब अगर ऑपोजिट साइड इक्वल है तो ये दोनों हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है और रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो इसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे नेक्स्ट? डायगोनल्स, लेंथ ऑफ द डायगोनल्स चेक करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो इफ डायगोनल्स आर इक्वल तब बन जाएगा ये रेक्टेंगल, एंड इफ डायगोनल्स आर नॉट इक्वल तब ये बन जाएगा अपना पैरेललोग्राम। तो अगर रेक्टेंगल प्रूव करना है तो आप ऑपोजिट साइड इक्वल पहले प्रूव करोगे। AB इज इक्वल टू CD, AD इज इक्वल टू BC एंड AC इज इक्वल टू BD। ये तीनों चीज को प्रूव करना होगा। अगर तीनों इक्वल है तब ये रेक्टेंगल हो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम ये रेक्टेंगल को प्रूव करने के लिए पहले ऑपोजिट साइड्स चेक करेंगे। अगर इक्वल है तो वो ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। अगर इसी में डायगोनल्स भी इक्वल है, सेकंड पॉइंट, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, देन इन दैट केस it will be a rectangle. Is it clear to everyone? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. थर्ड है रोम्बस और चौथा है स्क्वायर। सो रोम्बस के लिए types of quadrilateral, the third type is rhombus. So for rhombus, we know that all sides are equal. All the sides in a rhombus are equal. So if ABCD is a rhombus, AB, BC, CD and AD all are equal. All sides are equal. So AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. अब किसी में ऑल साइड्स तो स्क्वायर में भी इक्वल होता है, लेकिन स्क्वायर में क्या हो जाएगा? डायगोनल्स भी इक्वल हो जाएगा। तो इफ ऑल साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल इज आल्सो इक्वल, देन इट बिकम्स अ स्क्वायर। सो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बिटवीन स्क्वायर एंड rhombus is that in square all sides are also, the diagonal is also equal. So if this is ABCD, so these two are also equal and the sides are also equal. So in a square all sides पहले हम प्रूव करेंगे कि इक्वल है and diagonals are also equal. So all sides are equal and diagonals are also equal. So that means AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD, and
diagonal AC will be equal to BB. Is it clear? तो हम लोग क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल निकालने के लिए पहले चारों साइड का लेंथ और डायगोनल का लेंथ निकाल लेते हैं, है ना, बिना कुछ सोचे समझे। अब अगर उसमें दो दो साइड आपस में इक्वल है, मतलब ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, बस ऑपोजिट साइड इक्वल है, तब वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगर ऑपोजिट साइड के साथ उसका डायगोनल भी इक्वल है, तब वो हो जाएगा रेक्टेंगल। अगर चारों साइड इक्वल है, बस डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो रोम्बस है। अगर चारों साइड इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है, तब वो हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. मिटाएं इसको। Yes, sir. मेजर एप्लीकेशन यही है। अगर और कोई एप्लीकेशन बीच में अगर क्वेश्चन में आएगा तो वहां पे हम समझा देंगे। Now we'll start with the examples now. First example. Do the points 3, 2, -2, -3. हमारे पास 3 पॉइंट है, 3, 2, -2, -3 and 2, 3 form a triangle. If so, name the type of the triangle formed. ट्राइंगल कब बनता है? कोई भी 3 पॉइंट से ट्राइंगल कब बनता है? क्या है क्राइटेरिया पता करने का? किसी को पता है? Sum of the two sides of a triangle should be greater than the third side. So sum of two sides, any two sides, sum of any two sides of a triangle should be greater than the third side. अगर ऐसा है तभी ये ट्राइंगल कहलाएगा. So this is the condition a triangle should follow. Now इसमें हम लोग मान लो ये पॉइंट A ले लेते हैं, ये पॉइंट B ले लेते हैं, ये पॉइंट C ले लेते हैं. AB अगर डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं यहाँ पे फर्स्ट केस में, तो AB अगर निकालेंगे रूट अंडर 3 - -2 का होल स्क्वायर, x1 - x2, y1 - y2 का होल स्क्वायर मींस 2 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर. So this is equal to root under 3 plus 2 whole square, 2 plus 3 whole square. So this is root under 5 square is 25 plus 25. So this is 50, that is 5 root 2. Okay. So 5 root 2 units ऐसे लिखें. ठीक है. अब AB के बाद हम लोग BC निकालते हैं. BC is equal to root under -2 whole square plus of -3 whole square.
सो -4 ये 16 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा, तो √52 हो गया। दिस इज √52. Okay. Similarly, AC is equal to √3 minus 2 plus of 2 minus 3 whole square. So this is 1 square plus 1 square, √2. So this is first equation, second equation, third equation. Now if you see the values, okay, sum of any two side will always be greater than the third side. कोई भी चेक कर लो, इन दोनों का सम उससे बड़ा होगा, इन दोनों का सम भी इससे बड़ा होगा, और ये तो ये ट्रायंगल तो फॉर्म कर रहा है, राइट? आपको पहले फॉर्म करने बोल रहा है, डू दे फॉर्म अ ट्रायंगल. सो अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे, सो this is approximately equal to 7.07. This is approximately equal to 7.21. And this is approximately equal to 1.414. So इधर राइट वाला मिटा दे, आप लोगों ने लिख लिया ये? Yes. Yes, sir. So if you see, since sum of any two sides is greater than the third side, hence ABC forms a triangle. अब इसके बाद अगर आप चेक करोगे किस तरह का ट्रायंगल, व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल, वो निकालना है. AB स्क्वायर कर लो 50 होता है, BC स्क्वायर इज 52 and AC square is 2. Now since BC square is equal to AB square plus of AC square, hence it is a right angle triangle. पता कैसे चला? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. तो पहले तो हम लोगों ने तीनों साइड्स निकाल लिए, उसके बाद हम लोगों ने चेक किया तीनों साइड का कि भाई सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड. इससे हमें पता चला कि ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा, और उसके बाद ट्रायंगल्स के साइड्स तो इक्वल है नहीं, √52, √50 और √2 है, तो या तो स्केलिंग ट्रायंगल लिख सकते हैं. एक बार को मन किया कि भाई चेक कर लेते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, तो देखा हमने कि भाई स्क्वायर ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 52. √50 का स्क्वायर करेंगे 50 होगा, है ना? √2 का स्क्वायर करेंगे 2 होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो थर्ड के स्क्वायर के बराबर आ गया, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, तो एक बार स्केलिंग ट्रायंगल लिखने के पहले राइट एंगल ट्रायंगल चेक करना जरूरी है. स्केलिंग ट्रायंगल कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आज तक नहीं पूछा गया. They will either ask you for an equilateral triangle, isosceles triangle or a right angle triangle. तो एग्जामिनर का साइकी को समझना बहुत जरूरी है एग्जाम देने के पहले. You need to understand कि how an examiner thinks, what kind of question can be asked. Okay.
लिख लिया सबने, मिटाएं इसको? Yes, sir. Now second example. Second example says that show that the point 1, 7, 1, 7, 4, 2, minus 1, minus 1, and minus 4, 4 are the vertices of a square. स्क्वायर का वर्टेक्स शो करना है हम लोगों को. लेट्स से इसको हम ए लिख लेते हैं, इसको बी, इसको सी और इसको डी. अब चारों साइड पहले निकाल लो. ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x1 माइनस x2 स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर. 1 माइनस 4 3 होता है, 3 का माइनस 3 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा. 7 माइनस 2 5 होगा, 5 स्क्वायर 25 हो जाता है. तो ये बेसिकली किसके बराबर हो गया? रूट 34 के बराबर हो गया. So this is equal to root 34. Now, second side BC is equal to root under 4 minus of minus 1, 4 plus 1 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस ऑफ 2 माइनस ऑफ माइनस 1, मतलब 2 plus 1 का स्क्वायर. This is equal to 5 square is 25, 3 square is 9. This is again root 34. CD is equal to root under minus 1 plus 4, minus 1 plus 4 का whole square, and minus 1 minus 4 का whole square. So this is 9 plus 25, again root 34. Now AD is equal to root under 1 plus 4 whole square plus 7 minus 4 whole square. 1 plus 4 5 square हो गया 25, 7 minus 4 3 square हो गया 9. चारों साइड इक्वल हो गए. इसके बाद डायगोनल्स का को चेक करते हैं. AC चेक कर लेते हैं. AC इज इक्वल टू 1 plus 1 का होल स्क्वायर एंड 7 plus 1 का होल स्क्वायर. One plus 1 2 square, 7 plus 1 8 square is 64. 64 plus 4 is 64 plus 4 is root 68. उसी तरह BD निकालेंगे. सो ये 4 माइनस ऑफ माइनस 4, मतलब 4 प्लस 4, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाता है, 4 प्लस 4 स्क्वायर और 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर. 4 प्लस 4 8 स्क्वायर 64 हो गया.
2 minus 4 minus 2 का whole square 4 हो गया. So this is again root 68. So now this implies यहाँ पे चारों साइड इक्वल है. AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD और यहाँ पे AC is equal to BD. So this is first, this is second. From 1 and 2, since all sides are equal, and diagonals are also equal, this implies ABCD is a square. Is it clear to everyone? Yes, sir. He's सर writing. मुझे कुछ Yes. पूछना है. हाँ पूछिए. तो हम लोग जो रूट के नीचे जब लिखते हैं हम लोग x1 plus y1 का होल स्क्वायर, तो उसमें a plus b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्यों नहीं लगता? यहाँ पे तो नंबर बस लिख रहे हैं ना. यहाँ पे तो नंबर से रिप्लेस कर दे रहे हैं. उस नंबर को हम लोग ऐड कर ले रहे हैं पहले ब्रैकेट के अंदर. अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि भाई यहाँ पे जैसे है 4 plus 1 को निकालना है तो हम 4 square plus 1 square plus 2 into 4 into 1 वैसे भी कर सकते हो. सेम आंसर आएगा. बट वो तो और डिफिकल्ट हो जाएगा. यहाँ हम अंदर पहले सॉल्व कर लेते हैं बाद में स्क्वायर करते हैं. ठीक है. और जो मेन फॉर्मूला है उसमें तो उसको सिंपल रखने के लिए उसी फॉर्म में लिख के छोड़ देते हैं. उसको एक्सपैंड नहीं करते. तो हम ये लिख सकते थे रूट x1 minus x2 का होल स्क्वायर इज x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2. बट वो याद करने में थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट रहता है. इसीलिए उसको इजी टू रिमेम्बर फॉर्म में हम लोग छोड़ देते. Yes, sir. क्लियर है? ये लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. जिसको कोई भी डाउट होता है पढ़ाते समय प्लीज पूछा करें. जितना ज्यादा आप इंटरैक्टिव रखेंगे उतना अच्छा रहेगा सभी के लिए. जो दूसरे के मन में जिज्ञासा है वो भी रोक के बैठे हुए हैं, है ना. तो उनकी जिज्ञासा दूर हो जाएगी. उनको भी आंसर मिल जाएगा उनके क्वेरीज का. सो इट इज ऑलवेज बेटर टू आस्क योर डाउट्स. योर फ्रेंड्स में ऑल्सो बी बेनिफिटेड आउट ऑफ दैट. इसका मतलब ये नहीं कि बिना सिर पैर के सवाल पूछना शुरू कर दें, है ना. कि स्पेस में ये ए बी सी डी क्या वैल्यू चेंज हो जाएगा. ऐसा ऐसा सवाल सब है मेरे पास. अच्छे बच्चे हैं 2-4 बहुत भयंकर साइंटिस्ट वाले बच्चे. वो सब अपने जिज्ञासा को रोके रखें. बाकी तो जेन्युइन डाउट से पूछते रहें. प्लीज मेक इट मोर इंटरैक्टिव. थर्ड क्वेश्चन है. In figure 7.6 shows an arrangement of desks in a classroom. Ashima, Bharti and Kamala are seated at Ashima. इसको A point से represent कर रहे हैं हम लोग. 3,1 पे she is seated. Then we have Bharti. इसको B point से represent कर रहे हैं. This is 6,4. And then we have Kamala. इसको C point से represent कर रहे हैं 8,6. अब हमें पूछ रहा है, do you think they are seated in line? Give reason for your answer. मतलब इन तीनों को हमें कोलिनियर प्रूफ करना है, राइट? तो आप क्या करो, पहले AB कैलकुलेट कर लो. AB डिस्टेंस फॉर्मूला से है 3 minus 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 minus 4 का होल स्क्वायर.
3 माइनस 6 हम लोग -3 लिखते हैं, प्लस 1 माइनस 4 को भी हम लोग -3 लिख सकते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 9 + 9 √18। √18 का मतलब इसको हम लोग 3√2 लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग BC लिखेंगे, BC इज इक्वल टू √6 - 8 का होल स्क्वायर, 4 - 6 का होल स्क्वायर। 6 - 8 यहाँ -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 - 6 -2 का स्क्वायर 4 हो गया, √4 + 4 √8 विच इज इक्वल टू 2√2 हो गया। और लास्ट AC निकालेंगे, AC इज इक्वल टू √3 - 8 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर। सो दिस इज -5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर √50 विच इज 5√2। अब देखो, सिंस AC is equal to AB plus BC, 3√2 plus 2√2 करोगे तो 5√2 मिल जाएगा तुम्हें। तो AC is equal to AB plus BC, hence A, B and C are collinear. That means they sit in the same straight line. ठीक है? Yes, sir.